हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। देखते हैं आज की क्लास में हम अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, हमने इस चैप्टर पर 2 वीडियो और डाला था। उस पर हमने पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए थे, तो आज हम उन्हीं का आंसर देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या है क्वेश्चन नंबर 40। +5 माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित 2 वस्तुएं परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा। देखिए हमारे पास 2 आवेश है। कौन कौन से आवेश है बेटा? 2 आवेश है। एक पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। ठीक है, इस आवेश का जो मान है +5 माइक्रोकुलाम और इसका क्या है -5 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर बेटा? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए हमें इनके बीच लगने वाले कौन से बल का मान निकालना है? आकर्षण बल का मान निकालना है। तो आकर्षण बल का मान किससे निकालेंगे हम? कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो कूलाम का नियम था क्या? तो कूलाम का नियम क्या था? F = 1/4πε0, या इसको एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, इंटू Q1 Q2/R²। ठीक है, अब देखिए F = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब देखो Q1 Q2 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू ये है, बट ये माइक्रो कुलाम में दिया हुआ है, हमको कुलाम में चेंज करना है। तो कुलाम में क्या होता है? 1 माइक्रो कुलाम = 10⁻⁻10 कुलाम होता है। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में लिखेंगे तो 5 × 10⁻⁻6 इंटू, अब कितना है? ये -5 है तो -5 नहीं लिखेंगे, +5 लिखेंगे, इंटू 10⁻⁻6 अपान में डिस्टेंस r जो है वो 1 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ पर जो r जो लिया जाता है, दूरी लिया जाता है, वो मीटर में लिया जाता है। तो कितना हो जाएगा? जब मैं सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो 10⁻⁻2 और दी होल रेज़ टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 = जब मल्टीप्लाई करूंगा 9 × 5 × 5 कितना हो जाएगा? 225। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 तो 10⁻12 और ये 10⁻⁻9 है, तो 10⁻12 प्लस इंटू 10⁻+9 = 10⁻³ अपान, इसको लिखेंगे 10⁻⁻4 जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻+4 हो जाएगा, तो 10⁻3 इंटू 10⁻+4 = ओनली 10। तो 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 225 से, तो 2 ये हो जाएगा 25 0। ठीक है, न्यूटन बल है तो न्यूटन, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया, वीडियो चालू की देखो। अब देखो ये, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 41 है ना, 41 क्वेश्चन है, कांच का परावैद्युतांक 7.0 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी, है ना। अगर कांच का परावैद्युतांक कितना है? 7.0 है, तो इसकी क्या विद्युतशीलता क्या होगी? निरपेक्ष विद्युतशीलता बताना है हमें कि निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। तो देखिए इसके निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन = K × ε0। ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी है? 7.0, तो मैं 7 लिख सकता हूं, इंटू ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 7 × 28 की 8, 2 7 5 35, 36 37, 7 3 7 8 56, 57 58 59। ठीक है, 9 5 बज गया। ठीक है, 7 8 56 और 5 61। ठीक है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 = क्या हो जाएगा? अब ये पॉइंट के बाद के नंबर हटा देंगे तो 6.2 × 10⁻⁻12, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब देखो इतनी बात हो गई। जैसे ही क्वेश्चन लिख करके हो जाते हैं उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपियों में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर किसका हो गया? 41 का आंसर हो गया।
उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 42, इसको भी हम रहने देते हैं क्योंकि इसका जो आंसर है वो बहुत लंबा होने वाला है, तो इसको हम रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 43, मुक्त आवेश में, है ना, मुक्त आकाश में आवेश वितरण क्षेत्र में सदैव में स्थित विद्युत के लिए गास नियम का कथन है। जो गास नियम का है वो कथन क्या है, तो देखो गास नियम का कथन क्या होता है, वो होता है बेटा इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू फाई ई, या कहीं कहीं पर फाई ई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 भी आ सकता है, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 44, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र के ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, इजी सा है। क्या कहा, एक घन है हमारे पास, तो देखो घन बनाते हैं, पहले थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं घन, ये हो गया घन, ठीक है, ये घन हो गया। अब घन की प्रत्येक भुजा कितनी बेटा, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई x है, ठीक है। इसके केंद्र से ऊपर की ओर एक पॉइंट P है, ठीक है, जिस पर कौन सा आवेश रखा गया है, Q आवेश रखा गया है, कितनी दूरी पर है, x/2 दूरी पर है, ठीक है। तो इस पर विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, इससे बद्ध चुंबकीय विद्युत फ्लक्स होगा, तो क्या होगा देखते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इस पर कुल आवेश, नेट आवेश क्या होगा, क्यू होगा। अब देखो ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में जो नेट आवेश होता है वो कैसा होता है, नियत रहता है, तो ये क्यू होगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आंसर कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं सही जोड़ी, है ना, सही जोड़ी दिया गया है, मिला लीजिएगा आप, पाँच ही थे क्या, विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं लिखे हमने ना, एक रुक गया है, उसको लिख लेते हैं, छठवा विद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। चलो इसको समझते हैं क्या क्या है, मैच कर लीजिएगा आप भी। आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद कूलाम बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E F/Q होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश, अब प्रोटॉन पर आवेश होगा तो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके पश्चात विद्युत फ्लक्स है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखो ये कैसे आता है, देखते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखो, विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डेल एस, ठीक है, या ई इंटू डेल एस बोल सकते हैं आप। तो बेटा विद्युत फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डेल एस क्या है, बोलो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन अपान कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू इसका कितना होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एक बात याद आ रही है मुझे कि जो फाई है उसका एक अन्य एसआई मात्रक होता है, वो होता है हमारा वोल्ट मीटर। ये बात याद रखिएगा कि इसका अन्य मात्रक जो होता है, अन्य एसआई मात्रक, वो क्या है, वोल्ट मीटर। किसका है बेटा, ये फाई ई का, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं एक क्वेश्चन छूट गया था, क्या था, क्वेश्चन नंबर 42 था, उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42
42 में सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। क्या था, क्या कहता है, दो बराबर वाले, सॉरी यहां आवेश आएगा, दो बराबर आवेश है ना, दो बराबर आवेश वाले कण एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। इसके लंबार्धक पर दूरी x पर स्थित तीसरे कण पर लगने वाले, यह लगने वाला बल जो कूलम्ब बल है अधिकतम होगा, जबकि यानी अधिकतम कब होगा उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या बोला कि दो बराबर आवेश वाले कण एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है ना। देखो हम फिगर यहां बना लेते हैं या इस कॉर्नर में बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पहला कण, ये दूसरा कण, ये पहला कण है जिस पर आवेश क्यू है, इस पर भी आवेश क्यू है, क्योंकि क्या बोला है, दो बराबर आवेश वाले कण एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल डी दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो स्मॉल डी होगी। अब एक मध्य बिंदु ले लेते हैं ओ, क्योंकि क्या बोला उसने, इसके लंबार्धक पर दूरी x पर स्थित तीसरे कण पर लगने वाला बल है ना, लंबार्धक पर कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ठीक है। एक का अन्य ले लेते हैं, इसका मैं परीक्षण आवेश Q0 बोल देता हूँ, ठीक है। ये Q0 हो गया, इसको ज्वाइन कर दिए ऐसे, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा, स्थित तीसरे कण पर लगने वाले बल अधिकतम होगा, जबकि, हाँ तो बल कब अधिकतम होगा वो बताना है। तो देखिए बल कब अधिकतम होगा, तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, देखो जब ये लंबार्धक है यानी मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी d/2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d/2 होगी। अब देखो इस आवेश के कारण, इस आवेश परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो F1 होगा, इस आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा वो F2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता है, तो अब यहाँ पर बनने वाला जो कोण रहता है वो कैसा है, थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बेटा कि इस कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे निकाल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ बाजू में फिर भी मैं, √d/2 आप होल स्क्वायर प्लस x², ठीक है ना। अब देखो अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा यहाँ पर समझते हैं, है ना, कैसा होगा। तो लगने वाला बल कहा है उसने, तो बल क्या होगा बेटा, बल हो जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये अब देखो, अब किसके कारण बोलेंगे, इन दोनों, ये आवेश और इस परीक्षण आवेश के मध्य लगने वाला बल कितना बेटा, F1 = ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। ये तो मैं आपको सिर्फ बताया हूँ कि कूलम्ब के नियम से इस फार्मूले की आवश्यकता है ना। तो F1 = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये एक नियतांक होता है जिसको मैं K लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखो सॉरी एक बात ये हो रही है कि हमको एक कौन सा बल है, F1 बल है इन दोनों के बीच में, तो r² नहीं होगा, क्या हो जाएगा, देखो मध्य लगने वाला बल, तो इसको निकाले थे हमने ये, चलो इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, d/2 आप होल स्क्वायर प्लस x², और ये किस में रहेगा, अंडर रूट में, आप गंदा हो गया, इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, d/2 आप होल स्क्वायर प्लस x² दी होल रेज़ टू दी पावर 2, ठीक है। वर्ग से वर्गमूल कैंसल, तो बचा कितना, F1 = 1/4πε0 को मैं K लिख सकता हूँ, नियतांक है, इंटू Q1 Q2/d/2 आप होल स्क्वायर प्लस x² लिख सकता हूँ। अब देखो यही बल, देखो
दोनों से ये बिंदु किसी दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, तो यहाँ पर जितना बल होगा यहाँ पर भी उतना ही बल होगा, इसलिए मैं F2 लिख सकता हूँ बराबर में। ठीक है, अब अधिकतम बल के लिए क्या लिखेंगे? अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए क्या होता है बेटा? dF/dx इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अधिकतम बल के लिए क्या होगा? dF/dx इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर मैं टोटल बल की बात करूँ तो क्या हो सकता है कंडीशन, तब देखना है ना। तो अभी इसी कंडीशन को अमल करते हैं तो क्या हो जाएगा? तब कुल बल, इस बात को आपको याद रखना है। अभी इसी पर चलते हैं, तो यहाँ पर कुल बल निकाल लेंगे, किस पर लगने वाला? Q0 परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल। कुल बल देखते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 इंटू, अब देखो इस बिंदु पर दो प्रकार के बल लगेंगे, है ना। कौन कौन से? यानी कि इस बिंदु पर हम बल को दो घटकों में भी विभाजित कर सकते हैं। पहला घटक क्या होगा? एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाला जो बल होगा वो इधर की ओर क्षैतिज घटक में लग जाएगा, जिसको बोलेंगे F1 cos थीटा, और ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा, उसको बोलेंगे F1 sin थीटा। ठीक है बेटा, अब इस बिंदु आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F2 cos थीटा, और इसके कारण ऊपर में और लगेगा, क्या लगेगा? F2 sin थीटा। इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये क्या होगा? देखो F1 cos थीटा और F2 cos थीटा, ये दोनों कैसे हैं? विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो मैंने बताया था कि F1 इज इक्वल टू क्या है? F2 है, तो क्या होगा? F1 sin थीटा प्लस F2 की जगह मैं F1 लिख सकता हूँ, F1 sin थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2F1 sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू की आवश्यकता पड़ रही है हमें। किस किस की आवश्यकता पड़ रही है? एक तो F1 की, तो F1 तो हम निकाल चुके हैं, और साइन थीटा की, तो साइन थीटा इधर बाजू में निकाल के बता देता हूँ आपको। तो साइन थीटा क्या होगा? देखो F1 निकालें तो मैं त्रिभुज कौन सी की बात करूँगा? इस त्रिभुज की बात कर लूँगा। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या होने वाला है बोलो जल्दी से? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो x अपान अंडर रूट d अपान एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो मान रखो यहाँ पर, तो f इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 2। F1 की वैल्यू क्या है? K Q1 Q2, Q1 Q2 नहीं होगा सॉरी, ये Q1 था तो ये Q0 था, तो Q1 था तो Q0 है ना, Q0 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Q0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। अब Q0 अपान में क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाले थे हमने, d अपान 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू x अपान अंडर रूट d अपान एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा बेटा 2k Q0 x अपान कितना होगा? ये हो जाएगा d अपान 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेस टू दी पावर। देखो इस पर 1 की पावर है, अंडर रूट मतलब 1/2 की पावर, तो मतलब 3/2 की पावर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमने लिखे थे कि अधिकतम बल के लिए क्या होता है? dF अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यहाँ बोल देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dF अपॉन dt इज इक्वल टू, देखो ये नियतांक है तो 2k बाहर हो जाएगा,
क्यू और क्यू नॉट भी बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स, ये होगा हमारा एक्स अपान डी अपान 2 आप होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम ऊपर से इसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, बोर्ड को साफ कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे। अब देखो इसका मान कितना बताए थे अभी हमने, 0 बताए थे, तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये होगा हमारा 2k क्यू नॉट, और इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन आपको पता है क्या हो जाएगा। अवकलन में क्या करते हैं अवकलन में कि जो पहला फलन हो गया और ये दूसरा फलन हो गया, तो दूसरे फलन को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरे फलन को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा d अपान 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दी होल रेज टू दी पावर 3/2। ठीक, फिर इनटू पहले फलन का अवकल गुणांक x का अवकल गुणांक 1 माइनस, अब पहले फलन को छोड़ दीजिए, अब दूसरे फलन को अगर हल करेंगे तो दूसरे फलन का अवकल गुणांक कितना होगा, 3/2 सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा अपना d/2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी क्लीन कर देते हैं, क्यों, फिगर को भी क्लीन कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पर कितने की पावर हो जाएगी, देखो एक पावर कम होती है तो 3/2 माइनस 1, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2। ठीक है, अब देखो अब पुनः इसी का अवकलन करेंगे हम, कितना होगा, इसका तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे के बटे में जो हर रहता है उसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 की घात होगी तो ये 3, वो 2 से 2 कट जाएगा तो बचे कितने की घात, 3 की। ठीक है, इसका ट्रांसफर इधर कर दो तो 0 हो जाएगा, इसको भी 0, तो 0 इज इक्वल टू बचा कितना हमारे पास, ये बच गया बेटा d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 3/2 माइनस, देखो इसको लिखेंगे तो ये देखो 2 से ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया हमारा, तो कितना होगा 3x स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। दोनों पक्षों में a d/2 एक्स स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू दी पावर 1/2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, जब भाग देंगे तो आपको पता है भाग दूंगा मैं, तो बचेगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली, है ना, क्योंकि देखो अगर भाग देंगे तो बटे में आएगा तो a रेज टू दी पावर m अपान a रेज टू दी पावर n इट इज इक्वल a रेज टू दी पावर m माइनस n पढ़े हैं हमने। तो देखो 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो देखो 3 माइनस 1 2/2 कैंसल आउट तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 की पावर को लिखते नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात ये बच गया माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो गया। ठीक, अब देखो इसको अगर हल करते हैं तो 0 इज इक्वल टू d²/4, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, इसका ट्रांसफर इधर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d²/4। अब देखो इसका ट्रांसफर इधर करो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8, तो d²/8, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/8 का वर्गमूल 2√2, ये हमारा आंसर होगा। मतलब x इज इक्वल टू d/2 होना चाहिए, किसके लिए, अधिकतम बल के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न बैंक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।